हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफ़ी समय से आ रही थी, वाया इंस्टाग्राम भी, मेल भी और नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू भी। और बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हम एज ए फार्मासिस्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, वहाँ की क्या प्रोसीजर होती है और वहाँ उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या सैलरी होती है और किस तरीके से आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आते हैं वो सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले मेडिकल कॉलेज भारत में काफ़ी कम हैं और वो हैं जैसे एम्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं वो प्रदेश सरकार जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके अंडर आते हैं। यहाँ मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं। ठीक हो गई बात। तो जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। मतलब यहाँ जो जॉब निकलती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू निकलती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फार्मासिस्ट वर्क करते हैं उनका बेसिक वर्क क्या होता है। तो इनका बेसिक वर्क होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, साथ ही साथ वहां पर पूरा मैनेजमेंट देखना, कौन सी ड्रग आ रही है, जा रही है, उससे रिलेटेड वो वर्क करते हैं। जो ड्रग का जो स्टोर कीपर होता है उसका काम करते हैं, मतलब ड्रग का जो भी स्टोरेज होता है उसका पूरा मैनेजमेंट देखना, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना और एज ए स्टोर कीपर काम करना। ये सारा काम जो होता है वो फार्मासिस्ट का होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज के अंदर केवल एक फार्मासिस्ट काम नहीं करता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है अपने आप के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। तो वहां पर कम से कम 10 फार्मासिस्ट जो होते हैं वर्क करते हैं। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर कम से कम 10 फार्मासिस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब एक फार्मासिस्ट की जॉब नहीं होगी, यहाँ कम से कम 10 फार्मासिस्ट वर्क करते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि मेडिकल कॉलेज जो होता है वो किसी भी एरिया का एक नोडल सेंटर होता है, या आप कह सकते हो कि हेडक्वार्टर होता है, जहां पर जितनी भी ड्रग सप्लाई है वो देखता है। मतलब अब मान लीजिए कि एक मेडिकल कॉलेज है जो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और उसके आसपास काफी छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे एरिया हैं जहां पर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं। तो वहां पर जो भी ड्रग्स जाती है वो वाया मेडिकल कॉलेज के थ्रू ही जाती है और इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क वहां पर काम करने वाले फार्मासिस्ट के पास होता है। मतलब ये जो पूरा एक सेंटर होता है, ये एक नोडल सेंटर होता है जो सभी चीजें सप्लाई करता है। यहाँ पर ड्रग सप्लाई भी की जाती है, उसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एम्बुलेंस हो या वहां पर बेड की रिक्वायरमेंट हो या जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो वाया मेडिकल कॉलेज के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। तो वो एक तरीके का हेडक्वार्टर होता है जो कि सभी आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करता है। तो एज ए फार्मासिस्ट आपको ये रोल भी प्ले करना पड़ सकता है। ये जरूर नहीं है कि आपको ये रोल प्ले करना पड़ेगा, बट ज्यादातर मैंने एक चीज देखी कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो भी ड्रग सप्लाई होती है दूसरे हॉस्पिटल्स को, वो भी फार्मासिस्ट की देखरेख में ही होती है और होगी भी, क्योंकि फार्मासिस्ट ही स्टोर को इंचार्ज करते हैं, उन्हीं के पास पूरा स्टोर्स का इंचार्ज होता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन उन्हीं के पास होता है। तो वही सब इस चीज को देखते हैं और सारा काम वही करते हैं कि आसपास के जितने भी छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वही लेते हैं और वही उनको प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपको वाया रिटन एग्जाम आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी कि अगर आपको परमानेंट जॉब के लिए रखा जा रहा है तो आपको वाया रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद ही वो परमानेंट जॉब मिलेगी। रिटन एग्जाम जो कि वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू निकाली जाती है और उसको क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में एज ए फार्मासिस्ट होता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर संविदा भर्तियां भी होती है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी कहते हैं, जो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सीधा पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है। मैंने कई बार कई मेडिकल कॉलेजेस के अंदर देखा है कि जहां पर 10 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वहां पर 4 या 5 जो भर्तियां होती है वो परमानेंट बेसिस पे होती है, बाकी दूसरी जो होती है मतलब 4 और 5, कम से कम 4-5 फार्मासिस्ट आपको परमानेंट बेसिस पे मिलेंगे और बाकी के जो 5 या 6 या 7 फार्मासिस्ट जो वहां पर वर्क करते हुए मिलेंगे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सिलेक्शन होता है वो सीधे इंटरव्यू के थ्रू होता है। जो भी मेडिकल कॉलेज के जो इंचार्ज होते हैं, हेड होते हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू करके ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो फार्मासिस्ट वर्क करते हैं उनका सिलेक्शन कर देते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि अभी कोरोना के केस में हुआ, जब
सारे मेडिकल कॉलेज फुल हो गए, वहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो कई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मासिस्ट की वहाँ पर भर्तियाँ हुई थी जिन्होंने वहाँ पर काम किया। और बाद में जब कोरोना काल खत्म हो गया, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो बाद में उन जो भी फार्मासिस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे थे उनको वापस से रिलीव कर दिया गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो भर्तियाँ होती हैं ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। जब ज़्यादा लोड आता है तो ये भर्तियाँ कर दी जाती हैं, और जब लोड कम हो जाता है तो ये भर्तियाँ फिर हटा दी जाती हैं, लोगों को वापस बाहर कर दिया जाता है। बट जो परमानेंट बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना वर्क कंटिन्यू करते रहते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर यहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, हम कैसे एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं वो सभी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, और वो एज ए मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप बी फार्मा कैंडिडेट भी हैं या डिप्लोमा कंप्लीट है आपका, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे और आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर वर्क कर सकते हैं। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर सैलरी स्केल क्या होगा। हर क्वेश्चन हमेशा यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि एज ए फार्मासिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो फार्मासिस्ट की ग्रेड होती है वो थर्ड या फोर्थ ग्रेड होती है, और अगर आप ऐसे परमानेंट बेसिस पे जॉब में लगते हैं तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये पर महीना आपको सैलरी मिलेगी, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर लग रहे हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी लोग परमानेंट बेसिस पे लगते हैं उनको साल में या जो भी गवर्नमेंट के जो भत्ते होते हैं या जो भी उनका इंक्रीमेंट होता है वो उनको मिलता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग लगते हैं उनको किसी भी टाइप के भत्ते नहीं मिलते हैं या किसी टाइप का उनको इंक्रीमेंट नहीं होता है। वो जिस सैलरी पे ज्वाइन करते हैं वही सैलरी उनकी एंड तक होती है। मतलब अगर उन्होंने 15,000 में ज्वाइन किया है तो एंड में भी उनकी 15,000 होगी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लग रहे हैं। बट अगर आप परमानेंट बेसिस पे जॉब करते हैं तो फिर आपको जैसे जैसे सैलरी का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसका जो रिटन एग्जाम होता है बेसिकली, तो मैंने एक चीज आपको बताई कि जैसे एमपी की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर जो रिटन एग्जाम होता है वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। और एक शॉर्ट में बता देता हूं कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 50% क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, और बाकी के जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपको अपना टेक्निकल बेस भी अच्छा क्लियर करना है, और साथ ही साथ जो इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है ये भी काफी अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आपको दोनों चीजों के ऊपर सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहिए अगर आप एज ए फार्मासिस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर वर्क करना चाहते हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप एज ए परमानेंट बेसिस पे मेडिकल कॉलेज के अंदर जॉब करते हैं तो आपको एक क्वार्टर, मतलब जो घर होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही होता है। मतलब आपको रेसिडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, और इसका जो किराया होता है वो काफी कम होता है। मतलब इतना कम होता है कई बार तो फ्री समझ लीजिए, क्योंकि 300, 400, 500 रुपए पर मंथ का जो किराया होता है इसके अंदर जो आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है, और काफी अच्छा आपको एक पूरा फ्लैट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाएगा, या परमानेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो भी परमानेंट है उनकी बात कर रहा हूं, जो परमानेंट वर्क करेंगे और जो रिटर्न एग्जाम क्लियर करके ज्वाइन करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर आपका जैसे जैसे प्रमोशन होता जाएगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी पोस्ट भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप फिर एज ए सीनियर फार्मासिस्ट काउंट होते हैं और आपको बाकी जितने भी फार्मासिस्ट आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना होता है। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है, सैलरी स्केल भी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। तो अगर आपको एज ए मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए फार्मासिस्ट का वर्क करने का मौका मिल रहा है, अगर आप क्लियर कर गए हैं ये एग्जाम, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो यहीं पर मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई जानकारी इसमें रह गई है तो वो भी आप मुझको बता दीजिए, तो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर वो सारी चीजें भी इंक्लूड कर दूंगा। तो यहीं पे मैं वीडियो कंप्लीट करता हूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और यूं ही बने रहिए। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।